जैसे मुझे ट्रैवलिंग का शौक है। अब जैसे अगर मैं घूमना चाहता हूँ, वहाँ काफी रुपया स्पेंड करता हूँ अपने ऊपर, तो वो लगता है कि वो सही है कि अपने ऊपर स्पेंड करना, कि यहाँ जो कहीं गरीब बच्चे हैं, गरीब लोग हैं जिनके पास एक रोटी खाने के लिए, खाने के लिए नहीं है, उनकी सहायता करना बेटर है कि अपने ऊपर इतना खर्च करना। दूसरा कि अपना फिर लाइफ का पर्पस क्या है, अपने डिजायर्स को पूरा करना वो जरूरी है कि जो अपने कि दूसरे लोगों की सहायता करना। मेरा ध्यान का एक्सपीरियंस काफी साल पहले था, अराउंड 12 years बैक। मैं एक ऑडिटोरियम में था, ओपन एयर थिएटर में, वहाँ भजन कीर्तन वगैरह हो रहा था। एंड फिर वहाँ ओम का चांस शुरू किया एकदम साइलेंस में। तो ओम का जब चांस शुरू हुआ उस समय मेरे लिए काफी वो प्रोफाउंड एक्सपीरियंस था, एकदम दुनिया से हट के। मतलब मेरे चारों तरफ रोशनी छा गई, और जितने भी वहाँ लोग थे, मे भी 700-800 लोग थे, सब में से रोशनी निकल रही थी। मतलब मुझे एकदम सामने दिख रही थी, जो उन सब लोगों में से रोशनी निकल रही थी। और एक अलग ही वो एकदम होते हैं, एक अल्टीमेट हैप्पीनेस, अल्टीमेट ब्लिस, वो रियलाइज हुआ समय। उस समय ऐसा लगा था कि बॉडी में भी नहीं है, लाइक आई एक्चुअली फेल्ट आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस। सो दैट वाज माय, what should I say, the most remarkable moment of my life. हाँ, गुप्ता जी आए हैं, वही पहले बताएंगे। गुप्ता जी, अपने ध्यान के एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए। ऐसा है कि ध्यान जो है वो बच्चा लेकर ही पैदा होता है। हम जो है धीरे धीरे करके जो हमारा ओरिजिनलिटी होती है उसको दूसरी चीज़ों से अफेक्ट हो जाती हैं, और इसलिए वो मॉडिफाई होकर के धीरे धीरे कई चीज़ें, जैसे आप कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग होता है, पूरी एजुकेशन एक प्रोग्राम हो गया है, उसके कारण से सारी चीज़ें नष्ट हो गई हैं। तो मनुष्य जो है वो धीरे धीरे करके, और नेचुरली जितना स्वीट फाइन सबसे मिलजुल करना, बच्चे होते हैं मिठाई एक दूसरे से बांटते हैं, लेकिन बड़े होते हैं वो अपने को ही देते हैं या दूसरे जिससे मतलब होता है उसको देते हैं। तो जीवन जो है वो बहुत कठिन हो गया है। तो ध्यान जो है वो तो आप ही बताएंगे सबसे मुख्य बात तो, लेकिन ध्यान जो है एक ऐसी चीज है कि अवेयरनेस है। ध्यान एक केवल अवेयरनेस है कि आप जो भी कुछ करते हैं वो पूरी अवेयरनेस के साथ करें, उसका पूरा आनंद उठाएं। भोजन करते हैं तो वो भी पूरा भोजन का स्वाद लें, काम करते हैं उसका भी पूरा स्वाद लें, माता पिता से वार्तालाप करते हैं, बच्चे से प्रेम करते हैं, जो भी कुछ करते हैं वो सब पूरा उसका लाभ उठाएं। वही एक परमानेंट ध्यान है। थोड़ी देर की ध्यान, जैसे हम लोग स्नान करते हैं और फिर स्नान करके और फ्रेश हो जाते हैं, उस तरह ये एक ध्यान की पद्धतियां हैं जो कि वेदों में या पतंजलि ने बताई हैं। तो उसको प्राप्त करके और हम फिर उसी पूरे समय में कैसे अच्छे रहें, इस तरह की बात जो है कि आपको कब कब मजा आया वो बताइए। नहीं, मेरे को तो हरदम ही मजा आ जाता है, मैं कब कब का सवाल ही नहीं है। तो एक दो बात बताइए तो सबको मजा आएगा ना। हाँ, तो मेरे को तो सब समय आनंद रहता है। मैं तो मतलब ऐसा नहीं है कि जो है इसलिए आनंद हुआ नहीं हुआ, किसी ने कुछ गड़बड़ भी कर दिया तो भी उसको क्षमा कर दिया, बड़ा से बड़ा बुरा भी कर दिया उसको भी क्षमा कर दिया, तो आनंद फिर अपने आप ही नहीं नष्ट नहीं होगा। तो इस तरह का करते रहना चाहिए। बाकी ध्यान के बारे में आप ही सब बताएंगे, मैं तो बस थोड़ी सी बात इतनी बताता हूँ आपको। मैं जो भी अपने बारे में जितना कहेंगे ज्यादा अच्छा है वही कहें। अच्छा, ध्यान के बारे में भी कह सकते हैं, स्वास्थ्य के बारे में भी कह सकते हैं, ये सब एक्सपीरियंस। सभी उपस्थित लोगों को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर साहब के संपर्क में कुछ सालों पहले थी, तो उस वक्त मुझे इतना अनुभव नहीं था कि क्या है, बस मैंने जस्ट क्लास की थी। लेकिन 1 महीने पहले
मेरी आंखों की थोड़ी परेशानी थी, तो डॉक्टर्स ने ऑपरेशंस के लिए कहा था। तो मैं उनके पास आई, मैं ये सोच के आई थी पता नहीं वो बताएंगे कि नहीं बता पाएंगे, कुछ मन में समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैं बैठी, उन्होंने मेरा जो भी ध्यान से मेरे विषय में उन्होंने कहा, तो सबसे पहले यही कहा कि आपकी आंखों में समस्या है। मैं उसी वक्त स्तब्ध हो गई कि मेरी परेशानी इन्हें कैसे पता है। तो वो जो चीज है वो मैं आज भी सोचती हूँ कि, और मेरी ऑपरेशन की बस 1 महीने में बात थी, लेकिन उन्होंने कहा तुम ये उपचार करो, शायद तुम उससे ठीक हो जाओ, तुम्हें कुछ उसका फायदा हो। तो आज तो ये है कि मैं जिस पोजीशन में पहले थी उस पोजीशन में आ गई हूँ। अब होगा कि नहीं ऑपरेशन ये मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी दवाइयाँ बंद हो गई हैं और मैं जो है वो उनके द्वारा किए हुए इलाज को कर रही हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात है कि उन्होंने मेरी परेशानी बताई। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। नमस्कार डॉक्टर साहब, मुझे डॉक्टर साहब कहते हैं शुरू से ही, और इनसे मेरा परिचय करीबन 4-5 साल हो गए। और स्वास्थ्य की ओर से तो लाभ होता ही रहा है, लेकिन वो तो सेकेंडरी है। सबसे बड़ा लाभ हमें स्पिरिचुअल जो ज्ञान और अनुभव हुआ वो डॉक्टर साहब के सानिध्य में हुआ। ऐसे तो मैं काफी समय से ध्यान की तरफ झुका हुआ हूँ, लेकिन इनसे जब परिचय हुआ तब मुझे ध्यान के नए आयामों के बारे में पता चला। और उन्होंने कई तरह की विधियों के द्वारा कई तरह के ध्यान करा के हम लोगों को ये बताने की कोशिश की कि हमें जो भी ध्यान समझ आता हो और जो ध्यान हमारे माफिक होता हो, उसी में हम स्थित हो जाए। और हमें काफ़ी अच्छा उसका अनुभव भी हुआ और हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारा परिचय इस जन्म में ऐसे गुरु से हुआ और हम आज भी लाभान्वित हो रहे हैं, पहले भी हुए थे, और हम पूरी आशा है कि आगे भी हम नमस्कार, मैं ललित गनेड़ी वर्मा काफ़ी समय से डॉक्टर साहब से जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी उनकी इज्जत भी करता हूँ, श्रद्धा है। इन्होंने जैसे प्रमोद जी ने बताया कि ध्यान की काफ़ी विधियाँ बताई, तो मुझे एक विधि इनकी बहुत अच्छी जो लगती है, और उन्होंने नाभि कमल बताया था, तो मैं उससे जब भी मौका मिलता है उसको फॉलो करने की चेष्टा करता हूँ और लाभ भी होता है। धन्यवाद। ध्यान और स्वास्थ्य वैसे तो 2 अलग अलग विषय मालूम पड़ते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो आपस में जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है। तो मैं आपसे आज जो चर्चा करने जाऊंगा वो स्वास्थ्य की चर्चा होगी। स्वास्थ्य का मतलब होता है स्वयं में स्थिति कैसे हो जाए, अपने आप में हम कैसे ठहर जाएं, अपने आप में कैसे स्थित हो जाएं, कैसे अपने स्वभाव को पहचाने और कैसे अपने स्वभाव में स्थित हो जाएं। स्वास्थ्य का सही मतलब तो यही होता है। तो मैं अपने आज जो चर्चा करेंगे वो ये चर्चा करेंगे कि हमारा स्वभाव क्या है और उस स्वभाव में हम कैसे स्थिर हो सकते हैं, कैसे ठहर सकते हैं। साधारणतया वैसे जीवन के अनेक विभाग किए जा सकते हैं, लेकिन ठीक समझने के लिए, सरल रूप से समझने के लिए जीवन के 3 विभाग किए गए। एक हमारा शरीर, दूसरा हमारा मन और तीसरा हमारी आत्मा।
ये 3 विभाग मोटे तौर से किए गए कि जिससे हम अपने आप को समझ सकें। तो इन 3 विभागों का विचार जब हम करते हैं तो हमें ये देखना होगा कि हमारे शरीर का स्वभाव क्या है, हमारे मन का स्वभाव क्या है और हमारी आत्मा का स्वभाव क्या है। तब हमें अपने स्तर का विचार करना होगा कि हम हैं कहाँ। हम शरीर के तल पर हैं, मन के तल पर हैं या आत्मा के तल पर हैं, अथवा कहना यह चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम कौन सा अभ्यास करना चाहते हैं, स्वभाव में कौन से स्वभाव में स्थित होना चाहते हैं। ये स्थिर कर लेंगे तो उसके बाद उस स्वभाव तक पहुंचने के लिए जो साधन होंगे उन साधनों का उपयोग हम अच्छी तरह से कर पाएंगे। थोड़ा सा ध्यान देने की बात ये होगी कि हम चाहते हैं एक स्तर और अभ्यास करते हैं दूसरे स्तर का, तो हमें न तो ये स्तर मिलेगा न वो स्तर मिलेगा। ये हम शरीर के स्वस्थ होने का हमारा प्रयत्न है, हमारा मन है, हमारी इच्छा है कि हम शरीर का स्वास्थ्य प्राप्त करें, शरीर का बैलेंस, शरीर का संतुलन प्राप्त करें। और अगर हम अभ्यास आत्मा के बैलेंस का कर रहे होते हैं तो हमसे दोनों में से कोई भी नहीं सक पाएगा, न शरीर सधेगा और न आत्मा पर ही कुछ काम हो सकेगा, दोनों ही नहीं होंगे। इसलिए ये शुरू से ही स्पष्ट होना चाहिए कि हम आगे चाहते क्या, हम किसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, हमारा प्रयत्न करने का हमारा मंसूबा लेकिन किसके लिए, ये स्थिर कर लेना चाहिए, तब प्रयत्न करना चाहिए। तो अभी जब हम शुरू करते हैं तो हम पहले शरीर से शुरू करते हैं। ऐसा क्यों? पहले शरीर से क्यों करना चाहते हैं, पहले आत्मा से क्यों नहीं? तो ऐसा है, मैं इस बारे में बुद्ध का एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। बुद्ध ने कुछ कहा इस बारे में, अच्छा कहा। देखिए क्या कहा, मैं आपको बताता हूँ। आप ये रुमाल देख रहे हैं, तो बुद्ध ने इस तरह से इस रुमाल में ये गांठ लगाई, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये दूसरी गांठ लगाई, फिर उन्होंने ऐसी गांठें लगाई, ये तीसरी गांठ लगा दी। अब बुद्ध ने कहा कि भाई इस रुमाल को सुलझाना है, तो ये रुमाल कैसे सुलझेगा ये आप बताओ। तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि इस रुमाल के सुलझाने का उपाय बताइए। तो लोगों ने अपना अपना रुमाल निकाल करके गांठें लगा करके सुलझाने की कोशिश की, तो सफल नहीं हो पाए। कई लोगों ने कितनी तरह से कोशिश की। तो उनमें से एक शिष्य ने किया कि ये जो आखिरी गांठ जो सबसे बाद में लगाई थी इसको खोल दिया, फिर उसके बाद में दूसरी गांठ भी खुल गई और उसके बाद में तीसरी गांठ भी खुल गई और रुमाल स्वतंत्र हो गया। तो बुद्ध का कहा हुआ उसका समझना है कि हम जब स्वभाव की बात करते हैं और साधना की बात करते हैं तो ये शरीर हमारी आखिरी गांठ है। शुरुआत आत्मा से है, उसके बाद मन है और ये आखिरी शरीर। तो सुविधा ये है कि शरीर की गांठ को सुलझा लिया जाए तो आगे बढ़ने में मदद मिलती है, आगे बढ़ना अच्छी तरह से हो जाता है। तो ये पहली शुरुआत अगर हम शरीर से करें तो ज्यादा अच्छा होगा। यद्यपि कुछ लोग बीच में से शुरुआत कर लेते हैं, उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और फिर करते करते कठिनाई खड़ी हो जाती है, शरीर साथ नहीं देता और शरीर साथ नहीं देता तो साधनाएं जो है साधनाओं में विघ्न आता है, साधना बीच में छूट जाती है। और देखिए पतंजलि ने भी पहले यम नियम आसन प्राणायाम, यम नियम से शुरू किया, यम नियम आसन प्राणायाम, उसके बाद धीरे धीरे जो है वो ध्यान समाधि की तरफ, धारणा ध्यान समाधि की तरफ वो
तो उन्होंने भी शुरू इधर ही से किया, शरीर की तरफ से ही शुरू हुई। तो इसलिए हम अभी यहाँ बात करेंगे कि शरीर के स्वभाव को कैसे प्राप्त किया जाए, शरीर को कैसे समझा जाए, शरीर के स्वभाव को कैसे समझा जाए कि हम शरीर में स्थित हो सकें, अपने स्वभाव में स्थित हो सकें। तो हमें होगा क्या, हमें स्वस्थ शरीर निरोग हो जाएगा। और आप अगर आगे भी कुछ करना चाहोगे, ध्यान या मन के ऊपर कुछ काम करना चाहोगे, तो आसानी से काम हो पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप शरीर पर अभ्यास करने के सिवाय दूसरा अभ्यास नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप तीनों अभ्यास साथ साथ भी कर सकते हैं, तीनों अभ्यास साथ भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप शरीर को पूरा ही छोड़ करके दूसरे अभ्यास करना शुरू करोगे तो कठिनाइयां आएंगी। तो इसलिए मैं शरीर से शुरू करता हूँ, शरीर के स्वभाव से शुरू करता हूँ। तो अब शरीर के स्वभाव को पहचानना है। कैसे पहचानेंगे शरीर का स्वभाव क्या है, ये इसको हमें कैसे पता चलेगा? तो ऐसा है कि शरीर हमारा क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, तो प्रकृति के जितना नजदीक रहेंगे उतना हम शरीर को ठीक से समझ पाएंगे। तो प्रकृति के नजदीक रहने का अर्थ ये है कि हम जहां तक संभव हो वहां तक जैसी प्रकृति है उस प्रकृति के अनुसार अपने को उस प्रकृति के अनुसार रहने का अभ्यास करें। प्रकृति को बहुत बदलने की कोशिश न करें, ज्यादा बदलने। वैसे तो मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वो प्रकृति को कुछ तो बदलेगा, कुछ बदलने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल प्रकृति के साथ एक वेग तो मनुष्य नहीं रह पाता है, लेकिन कम करे, ज्यादा न करे, अति न करे प्रकृति को बदलने की। कैसे प्रकृति को बदलने की? कि जैसे मौसम है, वातावरण है, मौसम को उतना ही बदले जितना अत्यंत आवश्यक। शौक के लिए मौसम को न बदले। जैसे खाना है, खाने को उतना ही बदले जितनी जरूरत हो, बहुत न बदले, यथासंभव कम बदले। तो ये प्रकृति के नजदीक हम रह पाएंगे और तब हमें अपने शरीर को समझने में सुविधा होगी। अब इसके आगे चलते हैं तो हमारा शरीर जो है काय से प्रभावित होता है, एक बाहरी वातावरण से प्रभावित होता है, एक भोजन से प्रभावित होता है, और तीसरे हम अपनी जो इंद्रियां हैं, हमारी सेंस ऑर्गन है जिनसे हम अनुभव करते हैं, उनसे हम प्रभावित होते हैं। तो जो प्रकृति हमें देती है, हमारे सेंस ऑर्गन को देती है, जैसे प्रकृति के शब्द हैं, प्रकृति के दृश्य हैं, वहां जहां तक हो उनके नजदीक, सीधे प्रकृति के दृश्यों के नजदीक, प्रकृति के शब्दों के, प्रकृति के जो ध्वनि है उसके नजदीक, प्रकृति की जो धूप है, चांदनी है, हवा है, पानी है, उनके नजदीक हम रहेंगे, हम अपने शरीर को ज्यादा समझ पाएंगे। इसके बाद सेंस ऑर्गन जो हमारे होते हैं, उनके बाद आता यह है कि हमारे भाव, हमारे इमोशन, हमारे भाव जो हैं वो भी हमारे शरीर पर काफी उनका प्रभाव, बल्कि कहना चाहिए कि बड़ा अधिक प्रभाव होता है भाव, इमोशंस। तो हमारे इमोशंस जो हैं वो भी प्रकृति के नजदीक हो, हम जबरदस्ती इमोशन पैदा न करें। जबरदस्ती इमोशन पैदा करने का अर्थ आप समझते हैं, आप टीवी के सामने बैठे हैं और लगातार टीवी आपको आपके जो इमोशन है, आपके भाव हैं, उनको ट्विस्ट करे, कभी वायलेंस दे रहे हैं, तो कभी कुछ दे रहे हैं, कभी लालच दिखा रहे हैं, कभी
कोई द्वेष दिखा रहे हैं, कभी क्या दिखा रहे हैं, आपके इमोशन को अकारण ट्विस्ट किया जा रहा है, अकारण आपके इमोशंस को छेड़ा जा रहा है। आप ऐसा मत समझिए कि आपका शरीर इससे अलग रह जाता है, कभी भी अलग नहीं रहता है। जितने ट्विस्ट आपका वो टीवी आपके इमोशन को दे रहा है, आपको पता नहीं है, आपका शरीर वैसा ही भीतर ट्विस्ट हो रहा है। आपके हर ऑर्गन, आपका हार्ट, आपकी किडनी, आपके लंग्स, आपका पेट, सारे के सारे इमोशन के पीछे ट्विस्ट हो रहे हैं, गांठें पड़ रही हैं। तो इमोशन अननेसेसरी, बिना जरूरत का इमोशन की ट्विस्ट जो है उससे बचने की जरूरत है। तो संतुलित, अगर हम अपने आप को संतुलित रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो हमें प्रत्येक वस्तु जो हमारे संपर्क में आती है वो भी संतुलित रखनी होगी, नहीं तो संतुलन बिगड़ जाता है, नहीं रह पाएगा। हमारे सारे साधन प्रकृति ने जो हमें दिए हैं वो हर मौके को संभालने के लिए दिए गए हैं, लेकिन हम किसी मौके का इंतजार न करें, 24 घंटे ही टेस्ट करते रहे हमारे अपने साधनों को, हमारे जो सुविधाएं हमें प्रकृति से मिली हुई हैं, अगर हम उनको छेड़ते ही रहें बिना कारण, तो वो तो फिर जो है वो दुरुपयोग होगा साधनों का, और दुरुपयोग अगर हम करेंगे तो साधन जो हमें प्रकृति ने दिए हैं वो काम करने से इनकार कर देंगे, और वो इनकार कर देंगे तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। तो ये हमारे, अब इसके बाद ये सारा करते हुए अब हम ठीक जो कुछ भी कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं, इसको जानने का उपाय हमें करना होगा। तो जब इसका जानने का उपाय करना होगा तो क्या होगा, एक तो हमें अपने शरीर को बाहर से संभालना होगा, जो कि साधारणतः आप संभाल लेते हो, कभी मालिश करते हो तो समूचे शरीर को बाहर से संभाल लेते हो, कहीं कुछ होता है इधर उधर कुछ असंतुलन होता है, आपके दृष्टि में आ जाता है, आप उसको संभालने की, सीधा करने की कोशिश करते हो, लेकिन कभी भीतर भी संभालो, जैसे बाहर संभाला है वैसे भीतर भी तो संभालो कि वहां संतुलन है कि नहीं। अगर वहां संतुलन नहीं है और आपने उसको नहीं संभाला तो वो असंतुलन बढ़ता ही चला जाएगा, और फिर वो तो भीतर का भी, जैसे बाहर का संभालते हो, समूचे शरीर पर हाथ फेरते हो, क्या चेहरा देखते हो आईने में, जैसे सब संभालते हो, सब अपनी जगह है कि नहीं, सब ठिकाने है कि नहीं, वैसे भीतर भी तो संभालो। जैसे बाहर देखते हैं वैसे भीतर भी तो देखिए, भीतर अपने शरीर को संभालिए, भीतर सारी सब कुछ व्यवस्था जो है वो ठिकाने से है कि नहीं, वो ठिकाने से काम कर रही है कि नहीं, आखिर वो है क्या व्यवस्था, आखिर उसको तो पहचानिए, क्योंकि कभी देखा नहीं होगा तो पहचानेंगे भी नहीं, तो उसको देखिए। तो भीतर से भी अपने शरीर को संभालिए जैसे बाहर से संभाले हुए हैं, और भीतर से अगर आप अपने शरीर को संभालते हैं तो आपको पता चल जाएगा, कुछ भी अव्यवस्था होगी, असंतुलन होगा, पता चल जाएगा, और पता चल जाएगा तो जैसे आपको पता चलेगा वैसे कुछ तो संतुलन अपने आप ही आ जाता है पता चलने से, और जब अगर अपने आप नहीं भी आया तो उसकी कुछ व्यवस्था हो जाती है कि जिससे संतुलन वापस आ सके। और मैं आपको कहता हूं कि भीतर अगर आपने संतुलन को संभाल लिया है और बाहर भी संभाल लिया है तो आप बहुत अधिक स्वस्थ, जैसा कि होना चाहिए वैसे संतुलित और वैसे स्वस्थ आप रहेंगे। और अगर आपको किसी कारणवश कर्म व्यवस्था के कारण कोई रोग पैदा भी हुआ तो वो आपको बहुत कष्ट नहीं देगा, बहुत कुछ संतुलित हो जाएगा, बहुत जल्दी संतुलित हो जाएगा। तो ये जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले शरीर को ठीक करें, शरीर को समझें, शरीर को स्वस्थ होने दें। शरीर
अगर आपका स्वस्थ होता है तो उसके बाद मन के स्वास्थ्य की चर्चा करेंगे। और तो अब मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मैंने कहा वो आपने सुना, उस बारे में कुछ भी आप कुछ कहना चाहें, पूछना चाहें तो पूछ लीजिए। ये समय जो है, अभी ये कुछ समय जो है वो आपके लिए है। आप जितना इसका उपयोग कर पाए उतना अच्छा है। कोई भी मन में शंका उत्पन्न होती है, कोई बात समझ में आई, कोई नहीं समझ में आई, कुछ और पूछना है, कुछ और जानना है, जो मैंने कहा इस बारे में, तो आप जरूर जानें। ये समय आपके लिए, विशेष करके आपके लिए ही रखा गया, आप उसका उपयोग करें। ये मन के जो इमोशंस होते हैं, जो आप बोलते हैं शरीर को अफेक्ट करते हैं, मन के जो भाव वो शरीर को अफेक्ट करते हैं, पर बहुत बार मन के भाव बाहरी मतलब एनवायरनमेंट से या बाहरी प्रेशर से भी तो फ्लक्चुएट करते हैं, उसको कैसे कंट्रोल करें? सवाल ये था, आपने बोला था शरीर, हमारा शरीर मन के भाव से भी बहुत प्रभावित होता है, मतलब शरीर को भी कष्ट होता है, मन की इमोशंस भी काफी शरीर को कष्ट देते हैं। तो यूजुअली मन के इमोशंस बहुत बार अंदर से भी आते हैं, बहुत बार जैसे बाहरी एनवायरनमेंट, बाहरी सिचुएशंस भी हमारे मन के इमोशंस को उथल पुथल करते हैं। तो फिर उस वक्त कैसे मन के इमोशंस को कंट्रोल करें ताकि शरीर पे प्रभाव ना पड़े? इमोशंस जो कैसे आते हैं, तो उसके बारे में तो बाहरी जो इमोशंस आते हैं उनको कैसे कंट्रोल करें? तो ऐसा है कि इमोशन, भाव चाहे बाहर से आते हों और चाहे भीतर से, लेकिन उनका प्रभाव तो हमारे ऊपर ही पड़ता है। बाहर से जो आते हैं वो भी हमें प्रभावित करते हैं और भीतर से जो आते हैं वो भी हमें प्रभावित करते हैं। इसलिए मैं ये कह रहा था कि जहाँ तक साधना का सवाल है, जहाँ तक हमारे बैलेंस का सवाल है, जहाँ तक हमारे स्वास्थ्य का सवाल है, वो तो हमें ही हल करना होगा, चाहे बाहर से आए और चाहे भीतर से आए। तो अभी बाहर भीतर का विचार ही छोड़ देना है। किधर से आया है उसका कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि हमें स्वस्थ होना है और वो स्वस्थ होना बिल्कुल हमारे ऊपर ही निर्भर है। बाहर से कोई मदद नहीं मिल सकती है, बाहर से कोई मदद इसमें नहीं की जा सकती, वो करना तो हमें ही पड़ेगा। तो जब ये स्थिति है तो चाहे इमोशन बाहर से आया हो या भीतर से आया हो, इलाज तो हमें ही करना पड़ेगा। तो इसलिए वो बहुत मटीरियल नहीं है कि वो कहाँ से आया, उसका इलाज करना है। आ गया ना किसी भी कारण से, चाहे बाहर से हो चाहे भीतर से, रोग की तरह बाहर से रोग आया तो क्या और भीतर से आया तो क्या, इलाज तो हमें ही करना होगा। तो इसलिए इलाज तो दोनों का एक ही होगा, तो करेंगे। उसका भी वो बात कर रहे हैं, अभी वो स्थिति आ जाएगी, बात करेंगे उसकी। तो उसके सिवाय और किसी को पूछना हो, कुछ कहना हो तो आ जाए। गुरुजी, आप जी अभी बताए हैं अपना इंटरनल बैलेंस को समझ के वो बैलेंस ठीक करना है और एक्सटर्नल बैलेंस को समझ के वो ठीक करना है। वो कैसे तरीका कैसा, इंटरनल बैलेंस को समझने के लिए और एक्सटर्नल बैलेंस को समझने के लिए, और वो कैसे दोनों में इक्विलिब्रियम और आना, वो बात आएगी आगे कैसे समझना है इसको, क्योंकि अभी शरीर की बात कर रहा हूँ ना, तो इसलिए शरीर की दूर बात आ गई है।
तो आगे भी जैसे मैंने कहा कि ये विधियां आगे आएंगी कि हम कैसे इनको पूरा करेंगे। आप देखेंगे जैसे मैंने कहा कि स्वास्थ्य हम यद्यपि हमने 3 विभाग में बांट दिया है, लेकिन 3 विभाग दरअसल एक ही है। तो इनकी बात जब हम करेंगे तो आप देखेंगे कि इस सवाल का उत्तर भी आ जाएगा साथ साथ जब आगे हम चर्चा करेंगे। क्यों कि शरीर पर क्या किया जा सकता है वो तो हमने किया, लेकिन अब शरीर के भीतर क्या किया जा सकता है तो मन की बात आ जाएगी, तो मन वाली बात करेंगे तो आ जाएगी, इसके साथ ही आ जाएगी उसकी चर्चा। वो उसका उत्तर जो है आपको मिल जाएगा। शरीर संबंधी कोई प्रश्न? रहने के लिए खाना पीना तो जरूरी है, और वो खाना पीना का साथ क्या क्या चाहिए, खाना पीना कैसा होना चाहिए, ये इसके बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट दे। आपने बताया कि हम 3 स्तर में जीते हैं, लेकिन तीनों स्तर में एक बैलेंस होकर के या इंटीग्रेशन होकर के जिए तो पूर्ण जीवन बने। हमारे भाव और हमारे जो इमोशंस हैं ये हमें ज्यादातर बाहर की दुनिया में ले जाते हैं, और बाहर की दुनिया में उन इमोशन को हम एक्सट्रीम में करके तकलीफ पाते हैं। मतलब अगर संयम से उनको कोई भी बर्ताव करें तो अगर हमारा मन संयमित रहे और फिर उनको अगर हम ग्रहण करें, अपनाएं, तो सही चीज पैदा होती है। तो दोनों बात है, हमको ऐसा लगता है कि हम कष्ट भी पाते हैं एक्सट्रीम में जाकर के, और जब कुछ संयम करते हैं तो देखते हैं कि हमको अच्छा भी लगता है। लेकिन ज्यादातर हम दुखों से और कष्ट से पीड़ित होते हैं उन इमोशंस के द्वारा, और उनको सही साधना के रूप में नहीं कर सकते हैं। तो इसको किस तरह से अपने आप को सुधार कर ठीक किया जाए, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। ये सारा काम तो होगा ही, क्योंकि विधियों की बात हो रही है तो रोग बताने से तो काम नहीं चलेगा, विधि भी बताएंगे, दवा भी बताएंगे, वो तो होगा ही। तो ठीक है, और इसके सिवाय और कोई पूछना चाहे पूछ ले। हाँ, मैं आगे बढ़ूं। ऐसा है कि शरीर के बारे में जब हमने बात कही तो ये कहा था कि संतुलन बनाए रखना है। तो संतुलन बनाए रखने का पहला ठीक से समझ लें इसको कि हर तरह की अति से बचना है। अति से संतुलन बिगड़ता है। तो न अति संयम, न अति भोग, न अति खाना, न अति भूखा रहना, सारी चीजों की अति से बचना है। जिसको हम अच्छा कहते हैं उसकी अति से भी बचना है, और जिसको हम बुरा कहते हैं उसकी अति से भी बचना। अति से बिल्कुल बचना है हर तरह से, तभी संतुलन हो पाएगा, नहीं तो संतुलन नहीं हो पाएगा। अगर अच्छे की भी अति करने गए तो संतुलन बिगड़ जाएगा। तो संतुलित व्यवहार, संतुलित व्यवहार अगर रहता है तो हम स्वस्थ रह पाएंगे। देखिए, गीता का एक सूत्र है, वो सूत्र मैं बार बार कहना चाहूंगा क्योंकि वो एक ही सूत्र ऐसा है जो प्राय सारे संतुलन का जवाब देता है। प्रत्येक तरह के संतुलन की बात उसमें कही गई है, और जिस बात को लेके आज हम बैठे हैं, जिस चर्चा को कर रहे हैं, वो हर तरह से
वो सूत्र आप देखेंगे कि आपके हर प्रश्न का उत्तर वहां मिलेगा। तो ये सूत्र ये है कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टास्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःख। ये इस सूत्र को गहराई से लेंगे तो आप समझेंगे क्या कह रहे हैं। देखिए ये सूत्र ये कह रहा है कि योग सारे ही दुखों का नाश कर देता है। सारे ही दुख, जितनी तरह के दुख दुनिया में हैं उनको सबको योग नाश कर देता है। कैसे कर देता है? अगर योग के साथ आहार विहार, आहार कहते खाने, विहार करते हैं जहां हम ठहरते हैं हमारे वातावरण को, तो आहार और विहार योग से जुड़ गया। हमारे कर्म की चेष्टा, हम जो कुछ करते हैं, क्या करते हैं इसको महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन कैसे करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे व्यवहार के, हम जो कुछ करते हैं, हमारे कर्म, उनकी चेष्टा, हम कैसे करते हैं किसी कर्म को, वो चेष्टा योग से जुड़ गया। और हमारे स्वप्न, स्वप्न का मतलब होता है हमारी कल्पनाएं, हमारे भाव, हमारे हमने जो अब हमारे जो कल्पना बना रखी है भविष्य के लिए, हमें ये होना है, वो होना है, स्वप्न है, ये करना है, ये सारे जो हमारे ड्राइव्स जिनको हम कहते हैं, हमारे एम्बिशंस जिनको हम कहते हैं, इनको हम कहेंगे स्वप्न। तो ये स्वप्न और वो हमारी जागृत अवस्था, हमारा कॉन्शियस माइंड, उसको हम कहेंगे बोध। तो हमारा स्वप्न और हमारे बोध, हमारा सबकॉन्शियस माइंड और हमारा कॉन्शियस माइंड, ये योग से जुड़ जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो ये योग, इनसे जुड़ा हुआ योग, ये सारे ही दुखों का नाश कर देता है। इसके लिए थोड़ा सा समझना होगा योग क्या है, क्योंकि योग मुख्य हो गया यहाँ। इन सबको योग से जुड़ जाना है, तभी दुखों का नाश होगा। और योग क्या है? पतंजलि ये कहती है कि योग वो है जहां हमारे संस्कार समूल नष्ट हो जाए, हमारी वृत्तियां समूल नष्ट हो जाए। योग चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्ति का निरोध जहां हो जाए उसको योग कहते हैं। अब ख्याल करिए, इसको अप्लाई करिए उस पिछले सूत्र पर। तो आपका आहार विहार आपकी चित्त वृत्ति के अनुकूल नहीं चलेगा। आपकी चित्त की वृत्ति कह रही है खाली मिठाई खाओ, नहीं चलेगा। आपकी चित्त की वृत्ति कहती है ये है ना, ये फल अच्छा नहीं लगता, हमें तो सिंगारा चाहिए, वो नहीं चलेगा। चित्त वृत्ति का तो निरोध करना होगा। चित्त वृत्ति के अनुसार चलोगे तो दुख का नाश नहीं होने वाला। तो दुख का नाश कैसे होगा? चित्त वृत्ति के निरोध से दुख का नाश। तो वृत्ति के अनुसार नहीं चलना है, संस्कार के अनुसार नहीं चलना है, तब कैसे चलेंगे? अनुभव के आधार पर निर्णय करना होगा हमारे क्या अनुकूल है क्या नहीं है। प्रत्येक जो एक कोर हम खाते हैं तो हमें समझना होगा कि इस कोर ने हमारे क्या किया, उसका क्या असर हुआ हमारे पर, इसको समझने की जरूरत होगी। और फिर ऋषियों के कहे हुए वाक्य हैं, आपके लिए क्या अनुकूल हो सकता है, क्या प्रतिकूल हो सकता है, उनको समझने की जरूरत होगी। उनके अनुसार आपको अनुभव करना होगा, उसके अनुसार आपको एक्सपेरिमेंट करने होंगे और उस एक्सपेरिमेंट से आपको अनुभव होगा कि आपके क्या अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है। और उस अनुभव के आधार पर
आपको अपना खान पान तय करना है। चार्ट देख करके, चार्ट बने हुए हैं खाने पीने के, इतना कैलोरी इतना तोल करके नहीं काम चलेगा। आप करके देख लीजिए, 1 महीने में बीमार पड़ जाएंगे, नहीं चलेगा। अपना ही अनुभव बनाना पड़ेगा। चाहे कैसा भी विचार, किसी भी महात्मा का बनाया हुआ चार्ट भी आप ले लो, तो भी अपने अनुभव के बिना नहीं चलेगा। अनुभव तो अपना ही काम देगा। उनके बताए अनुसार चलिए, अनुभव करिए, समझिए, और आपके ऊपर उसका क्या असर होता है उसको समझिए, और समझने के अनुसार आपको अपना खान पान व्यवस्थित करना होगा। तरीका यही है। चाहे आप किसी भी क्लास से और चाहे आप किसी भी कोई भी शास्त्र से आप कुछ भी पढ़ लो और कुछ भी नहीं चलेगा, करना तो कुछ भी पड़ेगा। कोई उपाय नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। तो ये जो खान पान के बारे में जो बात है वो इन सारी चीजों पर आधारित होती है। कर्म की चेष्टा किसको कहते हैं? कर्म आप करते हो, कर्म की चेष्टा कैसे करते हो? आप खाना खा रहे हो और खाना खाते समय में आप सीधे नहीं बैठते हो, आप टेढ़े मेढ़े बैठे हुए हो, पेट को मोड़ रखा है। ये कर्म, ये खाने की चेष्टा, ये कर्म की चेष्टा। आप खाना खा रहे हो और आप टीवी देख रहे हो, आपका पता ही नहीं है आपको खाना आपके मुंह में जा रहा है कि नाक में जा रहा है, तो सुनता ही नहीं, ध्यान तो टीवी की तरफ लगा हुआ, कैसे सुनेगा? तो ये सब तो नहीं चलेगा। अगर आपको संतुलित होना है तो जिस क्रिया को भी आप करते होते हो, उस क्रिया में अगर आपका मन स्थित नहीं है तो वो क्रिया योग से नहीं जुड़ेगी, और वो क्रिया योग से अगर नहीं जुड़ेगी तो वो जो दुख हैं उनका नाश नहीं होने वाला है। तो क्रिया को योग से जोड़ना है। जब आपने अपने शरीर को, वातावरण को और क्रिया को अगर योग से जोड़ लिया तो आप अपने सपनों को समझ पाएंगे। आपका जो मन है, आपका जिसको हम कहते हैं कि जिसको कहते हैं, जो आपका छिपा मन है, जो आपको सहज प्रकट नहीं होता, छिपा रहता है, वो मन, वो आपकी समझ में आ पाए। जैसे मैंने कहा, आपने अगर अपने आप को, अपने भीतर को देखना शुरू किया, अगर आपने अपने भीतर को समझना शुरू किया तो वो छिपा मन आप पर प्रकट होगा, वो आपकी समझ में आने लगेगा। और जैसे वो आपकी समझ में आने लगेगा तो आप योग से जुड़ जाएंगे। तो छिपा मन, सारी ड्राइव, सारा एम्बिशन, जो कुछ भी आप चाहते हो, वो सारा का सारा ही जैसे जैसे आप पर प्रकट हो वैसे वैसे ही आप योग से जुड़ते जाए। तो ये सारे ध्यान, जो सब कुछ जैसे पूरा योग से जुड़ा कि पूरे दुख गए। ये इस सूत्र का आधार आप समझना। ये बार बार ये सूत्र को ख्याल में रखना है। ये बहुत ही विशेष बात है जो कृष्ण ने कही, और वो सर्वकालिक, सार्वभौमिक, कभी भी वो जो उन्होंने कहा कब कहा होगा पता नहीं, लेकिन वो कभी भी समीचीन है, वो कभी भी प्रैक्टिकल है, वो कभी भी काम में ली जा सकती है, और उसका असर वैसा का वैसा है जैसा कि कृष्ण के समय में। तो ये मैंने कहा शरीर संबंधी बात। अब रह गई कि अब डिटेल की बात आएगी, हमें क्या खाना चाहिए, अथवा ऋषियों ने हमें क्या बताया है कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, वैसे नहीं रहना चाहिए। काफी लंबा मामला हो जाएगा, तो बहुत डिटेल में तो जाने का वैसी सुविधा नहीं होगी। कोई विशेष किसी को पूछना हो, कुछ विशेष बात पूछनी हो तो उसका जवाब दिया जा सकेगा। नहीं तो ये तो बड़ा शास्त्र है,
उसको सीधे ऐसे तो नहीं पढ़ के सुनाया जा सकेगा। तो वो जैसी जरूरत के अनुसार जैसा हो, और फिर हम लोग तो हैं, जब जिसको जरूरत हो वो कभी भी पूछ ले। लेकिन ये पढ़ के सुनाने, ये तो एनसाइक्लोपीडिया की तरह या डिक्शनरी की तरह है। अब उसको डिक्शनरी को तो हम यहाँ पढ़ के तो नहीं सुना सकते। हाँ, कोई शब्द अगर अटक गया है तो उसको देखा जा सकता है। तो ये ख्याल की बात है, रखिए। और अब शरीर की बात हुई है, साधारण तौर से मैंने शरीर के ऊपर क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है मैंने कहा, कैसे करना आगे कहूँगा। तो अब हम आते हैं शरीर की व्यवस्था से निकल करके मन की व्यवस्था पर आते हैं। हाँ, विशेष बात हो, हाँ, उसको खुश हाँ, लेकिन थोड़ा साधारण रूप में मतलब इस तरह से रहना चाहिए। भोजन के ऊपर क्या बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वो थोड़े रूप में थोड़ा ठीक है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा मैं कह देता हूँ। हाँ, भोजन के बारे में बात आई, उन्होंने पूछा भोजन के बारे में कि मैं कुछ कहूँ। तो ऐसा है, भोजन के बारे में कुछ छोटे छोटे नियम हैं जो सब पर लागू होते हैं, वो मैं कह देता हूँ। वो नियम ये है कि भोजन, सबसे पहली और मूल बात जो समझने योग्य है भोजन के बारे में और पकाए हुए भोजन के बारे में। फलों के बारे में बहुत समझने की जरूरत नहीं है, फल तो सीधे ऐसे ही खाने की चीज है, उनमें कुछ परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन पकाए हुए भोजन के बारे में मैं आपसे कहता हूँ। और उसके पहले एक बात कहना चाहता हूँ, भोजन में एक जो सूत्र है वो सार्वभौमिक है, उसको ठीक से समझ लेने की बात है। और वो सूत्र ये है कि भोजन आपके लिए अच्छा वही है जो हजम हो जाए। ये पहली शर्त है। और इस शर्त पर जो भोजन खरा नहीं उतरता है, वो आप कहते हैं कि वो अगर सोना भी है तो आपके लिए त्याज्य है। भोजन तो आपको हजम होना ही चाहिए, और नहीं हजम होता है तो वो आपके योग्य नहीं है, वो खाद्य है आपके लिए, नहीं खाना है। तो इसलिए ये भोजन जो है वैसे तो साधारण तौर से बता दिया जाता है, लेकिन ये व्यक्तिगत बात है, ये सब पर एक सरीकी लागू नहीं होगी। अपनी अपनी पाचन शक्ति, अपनी अपनी सामर्थ्य, अपनी अपनी मेहनत, सारी बात, अपनी उम्र, सब कुछ समझ करके और देखना होगा कि जो भोजन हम करते हैं वो हजम हो जाता है कि नहीं हो जाता। भोजन अगर हजम हो जाता है तो बहुत साधारण मामूली से मामूली भोजन आपको अच्छी शक्ति दे देगा। और जो अगर हजम नहीं होता है तो अच्छे से अच्छा भी भोजन आपके लिए विष तुल्य होगा, जहर तुल्य होगा, खाने योग्य नहीं होगा। एक तो ये शर्त। दूसरी बात यह है, और वो पके हुए भोजन के बारे में मैं कह रहा हूँ आपसे, कि पका भोजन जो है उसका एक नियम, और वो नियम ये है कि धीमे आंच पर लंबे समय तक पका हुआ भोजन हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। आंच धीमी रहे और पूरा समय लंबा, क्योंकि धीमे आंच पर लंबा समय लगेगा ही लगेगा। तो धीमी आंच पर लंबे समय तक पकता हुआ भोजन जो है वो उत्तम, सर्वश्रेष्ठ। और अगर तेज आंच में और जल्दी से भोजन पका लिया तो वो अच्छा नहीं, वो बहुत नुकसान करता है। तो इस कसौटी पर अगर हम हमारे रोज के भोजन को तोड़ना शुरू करें तो आप देखिएगा क्या है, रोज के भोजन में क्या आता है। पकाने का सिस्टम देखिए आपका, आप कैसे पकाते हो। अगर आप प्रेशर कुकर व्यवहार करते हो किसी भी तरह के भोजन को पकाने में, तो मैं आपसे कहता हूं कि वो भोजन आपके करने योग्य नहीं। मुझे प्रेशर कुकर से कोई झगड़ा नहीं, लेकिन आप प्रेशर कुकर में भोजन पकाते हो तो वो हाई टेम्परेचर पर पकता है। इसका ख्याल करिएगा कि
कि बिना प्रेशर के जो भोजन पकता है वो तो बॉइलिंग वाटर के टेम्परेचर पर पकता है। पानी आपका बॉयल करता है, उस बॉयल करते हुए पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री होता है, आपका भोजन 100 डिग्री पर पकता है। लेकिन वही जब आप अंडर प्रेशर पकाते हो खाने को तो वो 120 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है और भी हाई चला जाता है, और वो खाना दरअसल में वो खाना पकता नहीं, वो खाना तला जाता है, उसके सारे गुण नष्ट हो जाते हैं। जो खाने के गुण हैं उस सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं, उसको कुछ नहीं बचता है, कचरा। तो एक तो ये बात जो मैं कह रहा हूँ आपसे, उसका ख्याल करना है। प्रेशर कुकर से कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन हाई टेम्परेचर कुकिंग से सारा ही झगड़ा है। तो इसलिए इस हाई टेम्परेचर कुकिंग से आप बचिए, चाहे वो प्रेशर कुकर हो या प्रेशर कुकर के सिवाय कोई दूसरा यंत्र हो जो हाई टेम्परेचर पर खाना पकाता हो, तो उससे तो आप निश्चित रूप से बचिए। दूसरी बात जो है, हाई टेम्परेचर की जब बात आती है खाना, तब आपको रिफाइंड तेल से भी बचना पड़ेगा, क्योंकि रिफाइंड तेल को बनाने के प्रोसेस में तेल को बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। और उस हाई टेम्परेचर पर तेल के सारे गुण खत्म हो जाते, रिफाइंड तेल में कोई गुण नहीं। और ओवन तो दुनिया भर, तो रिफाइंड तेल से बचिए, रिफाइंड शुगर से बचिए, क्योंकि रिफाइंड शुगर हजम होने के लिए आपकी हड्डियों से कैल्शियम खींचती है, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। तो अब रिफाइंड से तो बचिए। और फिर चौथा नंबर रिफाइंड सीरियल का आ जाता है। तो रिफाइंड सीरियल माने मैदा, तो रिफाइंड सीरियल में गेहूं में जो कुछ भी मूल्यवान है वो सारा का सारा ही हटा दिया जाता है। आपके हाथ केवल स्टार्च लगती है, जो कपड़े में कड़प देने के लिए तो अच्छी है, लेकिन पेट के लिए तो अच्छी नहीं। तो रिफाइंड सीरियल किसी भी रूप में, चाहे वो डबल रोटी के रूप में हो, चाहे वो पास्ता पिज्जा के रूप में हो, फेनी के रूप में हो, सेवई के रूप में हो, किसी भी रूप में, तो रिफाइंड सीरियल मैदा, इससे बचना जरूरी है। मोटे तौर पर मैं आपसे कह रहा हूँ, वैसे आप जब इन नियमों को ख्याल में रखेंगे तो और बहुत सारी चीजें आपके ख्याल में आ जाएंगी जो छोड़ने लायक हैं, ऐसी बहुत सारी। लेकिन ये नियम अगर आप ख्याल में रखेंगे कि धीमी आंच पर पकना है, और धीमी आंच पर पकने में थोड़ा समय लंबा लगेगा और वो लगना चाहिए। और रिफाइंड का मतलब हुआ कि सारी अच्छी चीजें निकाल ली गई हैं, केवल कचरा आपके लिए छोड़ दिया गया है, उसको तो नहीं ही खाना है। और सिंथेटिक, चाहे वो सुगंध हो, चाहे वो स्वाद हो, चाहे वो रंग हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो दवा हो, सिंथेटिक न बरते। क्योंकि सिंथेटिक क्यों न बरते? सिंथेटिक इसलिए न बरते, देखिए सिंथेसिस करने में ओरिजिनल से नकल की जाती। ओरिजिनल जो वस्तु है उसके जो सेल स्ट्रक्चर जिसका है वैसा ही सेल दूसरे केमिकल को लेकर के बनाया जाता है। और आप जानते हो कि नकल कभी भी असल जैसी नहीं होती। ठीक है, 90% हो गया काम, देखने में सुनने में उसके जैसी है, ओरिजिनल जैसी है,
व्यवहार करने में भी करीब करीब वैसी ही है तो ठीक है, चलेगा। तो वो चलेगा तो ठीक, लेकिन वो जो 10% का अंतर है वो आपके भीतर जाकर के आपके सेल स्ट्रक्चर को कैसे खराब करेगा और कैसे उस सेल स्ट्रक्चर में कैसे कैंसर पैदा होंगे, ये आपको बनाने वाला कभी नहीं बताएगा। वो एडवर्टाइजमेंट के पैसे वो आपकी सुविधा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए नहीं पैसे खर्च कर रहा, वो अपना माल बेचने के लिए पैसे खर्च कर रहा है। तो वो कभी आपको नहीं बताएगा कि वो जो बेच रहा है आपको अच्छा, ऐसा सुंदर रंग और ये खुशबू और ये फलाना, वो कभी आपको नहीं बताएगा कि इससे कैंसर होने की पूरी पूरी संभावना है। ये तो आपको जानना, वो क्यों बताए, उसको क्या करे। तो ये जो मैंने कहा, ये कुछ मुख्य बातें ये ख्याल करने की हैं, इनको समझ रखना है। और ये तो मैंने कहा जो नहीं बरतना है उसके बारे में मैंने आपसे, हाँ कुछ एक चीजों के बारे में मैं आपको सावधान करने चाहता हूँ, क्योंकि वो चीजें अभी बहुत प्रचलित हैं और डाइट के चार्ट में बहुत जोर दे करके आपको बताई जाती है कि नहीं ये तो खाना ही चाहिए। तो उनके बारे में आपको सावधान करता हूँ, जो सावधानी से सुनिएगा। वो एक तो है अंकुरित अन्न। अंकुरित अन्न के बारे में बहुत बहुत गुण गाए जाते हैं और बहुत गुण कहा जाता है, उसमें ये विटामिन है, वो मिनरल है, फलाना है, सारी बात है, सब कुछ है। मैं इनकार तो नहीं करता, वो सारी ही बात है, जो कहा जाता है वो सब सत्य है, वो सारा का सारा अंकुरित अन्न में है। फिर मैं कह रहा हूँ कि उसको मना क्यों कर रहा हूँ? मना इसलिए कर रहा हूँ कि वो आपकी जो प्रथम कसौटी है उस पर खरा नहीं उतरता, वो हजम नहीं होता, इसलिए मना कर। अंकुरित माने स्प्राउट, तो वो हजम नहीं होता और उसको अगर आप पकाते भी हो तो साधारण पकाने में भी वो नहीं गलता, न तो पकाने में साधारणतः गलेगा और न आपको कच्चा हजम होगा। इसलिए इतने सारे गुणों के बावजूद वो आपके लिए अखाद्य है, खाने योग्य नहीं। मैं साधारण व्यक्ति की बात कर, वेट लिफ्टर्स हैं, जिम्नास्ट हैं, वो खा सकते हैं, उनके लिए नहीं कह रहा हूं, उनकी बात अलग है। लेकिन साधारण लोग जो हैं, जिनकी साधारण दिनचर्या है, उनके लिए वो अखाद्य। एक दूसरी बात, अभी कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन के डिब्बे आते हैं, वो खास करके जिम करने वाले जो बच्चे हैं उनको विशेष रूप से प्रेस्क्राइब किए जा रहे हैं। बचिए उनसे, बिल्कुल बचिए, क्योंकि वही कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन खा करके और इंग्लैंड में लाखों गायें पागल हो गई थी। बचना है, वो खाते नहीं है, खाने योग्य नहीं, चाहे कितना भी बड़ा उसका एडवर्टाइजमेंट था, वो किसी एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में आप न पड़े। वो खा के नहीं, ये कुछ मैंने मोटी मोटी बातें आपको कही। हाँ, सोयाबीन, सोयाबीन को दाल समझिए और दाल की तरह ही व्यवहार करिए। तो जैसे राजमा व्यवहार करते हैं, जैसे छोले व्यवहार करते हैं, मोटा छोला, वैसे ही आप सोयाबीन को व्यवहार करिए, वैसे ही उसको पकाइए, वैसे ही खाइए। यहाँ तक तो ठीक, इसके आगे ठीक नहीं। उसको आटे में मिला के खाना, उसका आटा खाना, ये खाना, ये सब कुछ गलत बातें हैं, कुछ नहीं। दाल की तरह उसका व्यवहार करें। उसका तो आजकल बेक दूध भी होता है,
सोयाबीन दूध मिलता है आजकल। वो सब जानता हूँ मैं, आजकल नहीं मिलता है, वो मेरे समय से हो रहा है, गांधी जी के समय से चल रहा है, वो मैं जानता हूँ सब। सोयाबीन का दूध भी है, मैंने दही भी जमाया था कभी, वो सारी बातें सब ठीक हैं, वो समझी हुई बातें हैं। लेकिन मैं जो अभी कह रहा हूँ वो आज के अनुभव की बात कह रहा हूँ, और आज का अनुभव ये है कि वो दाल है और दाल की तरह व्यवहार करिए उसका। अति नहीं हो उसकी, कहने का मतलब ये अति नहीं हो। अति तो होनी ही नहीं है। उसी कैटेगरी में आ गया है। हाँ नहीं, ये अति की कैटेगरी में नहीं है। जैसे सोयाबीन आप नॉर्मल रूप में जैसे दाल खाते हैं उस तरह से जब हाँ, दाल खाते हैं वैसे खाइए। हो गया, और उसकी आप तरह तरह की व्यंजन बना के खाते हैं तो अति हो। हाँ वो है, और समझने की बात, जब आप उसको दाल बनाओगे तो आप उसको 4 घंटे पकाओगे, और दूसरी तरह की जो चीजें आप बनाओगे तो उनको नहीं पकाओगे उस तरह से, इसलिए वो समझने योग्य है। दाल को दाल की तरह खाने का मतलब ये है कि वो वैसे ही पकनी चाहिए जैसे दाल पकती है, और तभी वो खाने योग्य होगा, नहीं तो खाने योग्य नहीं।